बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड मैच्योरिटी। पहले तो हमने डिस्कस किया था कि बिल बैंक को सेंड किया और ड्यू डेट पे बैंक को पैसे मिल गया, बी ने बिल के पैसे दे दिए बैंक को। लेकिन इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर बी पैसे नहीं देता तो फिर क्या होता है। फिर ये तीनों की बुक्स में ए, बी और बैंक की बुक्स में क्या ट्रांजैक्शनें होंगी, अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल वही है जो हमने लास्ट डिस्कस की थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि बी को नॉट मीट द एक्सेप्टेंस। बैंक पेड 40 रुपीज़ एज नोटरी चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड कलेक्शन चार्जेस ऑफ 60 रुपीज़ एंड कलेक्शन चार्जेस ऑफ 60 रुपीज़। बैंक एक तो बी ने जब पेमेंट नहीं की तो वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और बिल को रिकॉर्ड करवाएगा और जो 40 रुपीज़ हैं वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। अब ये जो चार्जेस हैं ये बैंक ने पे किए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पे करने की? ए की। लेकिन बैंक ने ए के बिहाफ पे कर दिए और अब बैंक ए से कलेक्ट कर लेगा और ए क्या करेगा? ए यही चार्जेस बी से कलेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी वजह से ये चार्जेस उनको पे करने पड़े हैं। और उसके अलावा जो बैंक है वो अपने कलेक्शन चार्जेस भी लेगा, क्योंकि बिल कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ बैंक ने अपनी सर्विसेज तो दी ना, तो वो उसके अगेंस्ट बैंक अपने 60 रुपीज़ जो है वो चार्जेस भी लेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ए, बी और बैंक की बुक्स में क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगी। पहली दो ट्रांजैक्शन तो सेम है, ए की बुक्स में भी और बी की बुक्स में भी। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है कि बैंक बी जो ए है उसने बिल सेंड कर दिया किसको? बैंक को कलेक्शन के लिए। तो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट हो गया 10,000 से और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 10,000 से। अब इसकी जो सेंड किया पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब कलेक्शन के लिए बिल सेंड किया जाएगा तो बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी और ना ही बैंक अपनी बुक्स में इसकी कोई एंट्री करेगा। अब जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट आने पे जब बैंक ने प्रेजेंट किया बिल इसको? बी को, तो बी ने क्या किया कि वो अब उसकी पेमेंट करने में नाकाम हो गया और बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। जी, अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक ने उसकी कोई एंट्री अपनी बुक्स में नहीं पास की, लेकिन ए को उसने बता दिया। इसके बाद बैंक ने नोटरी के चार्जेस पे किए 40 रुपीज़, कलेक्शन चार्जेस ने 60 रुपीज़ लेने हैं, तो वो ए को डेबिट कर देगा 100 रुपीज़ से, कलेक्शन चार्जेस क्रेडिट करेगा 60 रुपीज़ से जो उसकी इनकम है, और जो उसका कैश गया हुआ है 40 रुपीज़ किसके अगेंस्ट? नोटिंग चार्जेस का, उसको भी वो क्रेडिट कर लेगा। बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक पे हैज़ पेड नोटिंग चार्जेस। ठीक है। अब इसकी आप अलग-अलग भी एंट्री कर सकते हैं। मिस्टर ए को एक दफ़ा डेबिट करेंगे 60 रुपीज़ से और कलेक्शन चार्जेस को क्रेडिट करेंगे 60 रुपीज़ से, फिर मिस्टर ए को डेबिट करेंगे 40 रुपीज़ से और कलेक्शन चार्जेस को क्रेडिट करेंगे 40 रुपीज़ से। अलग-अलग एंट्री भी कर सकते हैं और कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। अब इसकी ट्रांजैक्शन बी की बुक्स में क्या होगी? बी क्या करेगा? बिल पेबल जो है उसको डेबिट कर लेगा 10,000 से जितने का बिल है, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि ये बिल डिसऑनर होने की वजह से हुए हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी बी पे आती है, तो ये बी की लायबिलिटी बनती है कि वो उसको पे करेगा। जब भी इसकी पेमेंट जो है वो करेगा तो वो साथ जो उसके ऊपर चार्जेस का खर्चा आया होगा वो भी पे करेगा। तो इस वजह से बी नोटिंग चार्जेस को 40 रुपीज़ को डेबिट कर लेता है, और क्योंकि ये इसका एक्सपेंस है, और ए के अकाउंट को वो कर लेता है 10,000 40 रुपीज़ से क्रेडिट। तो अब आ जाते हैं ए की बुक्स में। तो ए ने तो बिल फॉर कलेक्शन को दोबारा क्रेडिट कर लिया और बी
को उसने डेबिट कर लिया जब बिल डिसऑनर हुआ। फिर उसने बैंक को चार्जेस पे किए, कलेक्शन 60 रुपीज़, तो कलेक्शन चार्जेस डेबिट हो गया 60 से और बैंक क्रेडिट हो गया 60 से। और इसी तरह जो नोटिंग के चार्जेस पे किए हैं 40 रुपीज़, उसने कलेक्ट करने हैं बी से, तो बी को डेबिट कर लेगा 40 से और बैंक उसका क्रेडिट हो गया 40 रुपीज़ से। ये तो थी जर्नल एंट्रीज उस सूरत में जब बिल्स कलेक्शन के लिए सेंड किया और डिसऑनर हो गया। थैंक यू।